नमस्कार। जयशंकर प्रसाद की कामायनी और भारत की अस्मिता, इस विषय को लेकर के आज चर्चा के लिए हम प्रस्तुत हैं। हम सभी जानते हैं, साहित्य से जुड़े हुए हम सभी लोग, कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी एक कालजयी महाकाव्य है और हिंदी महाकाव्यों की परंपरा में 20वीं शताब्दी का यह सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य भी माना जाता है। तुलसीदास के पश्चात हिंदी का यह एक सर्वोत्तम महाकाव्य है और इस महाकाव्य को लेकर के, प्रसाद के संपूर्ण कृतित्व को लेकर के आचार्य विजय बहादुर सिंह जी पिछले कई वर्षों से काम करते आ रहे हैं। गहरे मंथन में वो लगे हुए हैं। विजय बहादुर जी सुपरिचित नाम है साहित्य की दुनिया में। वे हिंदी के एक आचार्य, सुकवि के रूप में जाने जाते हैं। वे प्रखर विचारक और चिंतक हैं। तेजस्वी हमारे समय के वे समीक्षक भी हैं। कामायनी को लेकर के उनसे चर्चा करना हमारे लिए अवश्य ही एक सार्थक अनुभव होगा। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि प्रसाद ने जब कामायनी की रचना की तो क्या वो सोच रहे थे, उनका क्या परिप्रेक्ष्य था, और भारत की सभ्यता को लेकर के क्या वे कुछ नया चिंतन दे रहे थे, और दूसरा, क्या उन्होंने एक नया ढांचा तैयार किया कामायनी में, महाकाव्य की संरचना का एक नया मानदंड उन्होंने प्रस्तुत किया, और यदि वह एक नया मानदंड था महाकाव्य की संरचना का, तो हिंदी काव्य परंपरा में उसकी किस सीमा तक स्वीकार्यता हुई। आचार्य विजय बहादुर सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी। आपने मुझे आचार्य संबोधित किया तो मुझे कुछ अजीब सा भी इसलिए लगा कि पता नहीं क्यों आचार्य शब्द को लेकर के मेरे मन में बड़ी गहरी श्रद्धा है। और अब हम लोग तो पढ़ाते रहे हैं और इसलिए कुछ लोग प्रोफेसर भी कह देते हैं, तो प्रोफेसर तो एक आम चलन जैसा मुहावरा हो गया है, लेकिन फिर भी अब उसके अलावा हमें कहेंगे क्या। एक बात है जो आपने जो सवाल उठाया है, भारत की अस्मिता, और दूसरा जो सवाल कामायनी को लेकर आपने उठाया है कि रामचरितमानस के बाद वो हिंदी का सबसे बड़ा और प्रामाणिक और कालजयी काव्य है। तो इस बारे में हम लोगों को यूं भी सामान्यतः अगर आप देखें तो पूरे भारत में, पूरी दुनिया में जहाँ भी हिंदी साहित्य पढ़ाया जाता है वहाँ ये मान लिया जाता है कि कामायनी को तो पढ़ाना ही है। हाँ। तो क्योंकि और चीज़ों पर, कृतियों पर विवाद हो सकता है। निराला की बहुत सारी कविताओं को छोड़ा जा सकता है और पढ़ाया जा सकता है, लेकिन कामायनी तो प्रत्येक स्थिति में अनिवार्य है। तो इससे लगता है कि कोई खूबी और विशेषता उसमें है जिसके कारण सब लोगों के लिए वो एक अनिवार्य पाठ्य ग्रंथ बना हुआ है। रही बात ये कि भारत की अस्मिता का जो सवाल आप उससे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या पहल कर रहे हैं, और ये भी आप कह रहे हैं कि वो किस प्रकार का ऐसा महाकाव्य है जिसमें बहुत सारी चीज़ें 20वीं शताब्दी के कारण जोड़ी गई हैं और घटाई गई हैं, तो वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और आप देखेंगे कि कामायनी कोई आकस्मिक सृजन नहीं है प्रसाद का, क्योंकि जो प्रसाद को उनके नाटकों से पढ़ना शुरू करते हैं, कहानियों से पढ़ना शुरू करते हैं, तो उससे उसको अंदाज लग जाएगा कि आदमी केवल नाटक के लिए नाटक नहीं लिख रहा है। ये नाटक या कविता के माध्यम से कुछ ऐसी बातें कहने की कोशिश कर रहा है जिन बातों को कभी राजा राम मोहन राय ने, दयानंद ने और महर्षि अरविंद ने, गांधी ने, रविन्द्रनाथ ने कहने की कोशिश की होगी। हाँ, ठीक। और जिसको आपने इशारा किया भी कि भारत की अस्मिता, क्योंकि आप ये देखेंगे कि जो हमारे राष्ट्र कवि हैं उन्होंने 1909-10 में एक सवाल उठाया, हम कौन थे, क्या हो गए, क्या हो, हाँ, और क्या होंगे अभी। तो ये जो भारत की अस्मिता का सवाल इसमें घुसा हुआ है, इसमें बैठा हुआ है कि पहले अपने को पहचानो। वो उन्होंने भी पहचानने की कोशिश की, मैथिली शरण जी ने भी, लेकिन दिक्कत यह है कि पहचानते हुए अतीत के गर्भ में चले गए और पहचानने की उनकी सारी प्रक्रिया गड़बड़ा गई। लेकिन प्रसाद भी कोशिश कर रहे थे और प्रसाद के मन में हमेशा ये सवाल था कि आखिर हम कौन हैं।
क्योंकि उनका जो काव्य और कला तथा अन्य निबंध है उसमें साफ साफ वो बार बार कह रहे हैं कि हमें अपना स्वरूप विस्मृत हो गया है, और इसलिए हमारा सबसे बड़ा केंद्रीय प्रश्न है कि हम अपने स्वरूप की स्मृति में जाएं, हम अपने स्वत्व की खोज में जाएं। तो ये जो स्वरूप स्मृति है वो क्या चीज़ है और स्वरूप विस्मृति क्या चीज़ है? क्योंकि वो शुक्ल जी के मामले में शुक्ल जी ने कई जगह लिखा कि भारतीय साहित्य में पुरुष विरह नहीं है, तो प्रसाद जी ने उनको कहा कि ये कैसे कह रहे हैं पुरुष विरह नहीं है? अच्छा, वो वैसे भी अगर कोई नहीं होता तो ये खुद ही अपने बारे में कह देते कि आंसू तो मेरा ही है, मेघदूत किसका है, ये सब तो पुरुष विरह ही है। और उसमें बड़े उन्होंने उदाहरण दिए हैं। तो मेरा ये कहना है कि प्रसाद जी ये कह रहे थे कि ये जो हमारा 200 सालों में जो हमारा आउटलुक है, जो जीवन दृष्टि हमारी है, जिस तरह से गड़बड़ा गई है, भटक गई है, उसके कारण स्वरूप विस्मृति हो गई। तो इसलिए जो अस्मिता वाला सवाल आपने उठाया उससे वो जुड़ा हुआ है, क्योंकि अस्मिता कैसे आप खोजेंगे? तो मेरा ये कहना है कि प्रसाद की ये चिंता थी, और उसको आप देखेंगे कि जो उनका चंद्रगुप्त नाटक है उसमें राक्षस और वररुच जब दोनों वो चाणक्य से कह रहे हैं जो बंदी गृह में है कि तुम निकलो हमारे वार्तिक को ठीक करो, तो चाणक्य जवाब दे रहा है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शास्त्र प्रणेता हूँ, मैं ये सब काम नहीं करता। अब ये जो बार बार वो ब्राह्मण ब्राह्मण कर रहे हैं, तो वो ब्राह्मण एक जाति तो नहीं है, क्योंकि बाद में चल के उन्होंने कह दिया कि ब्राह्मणत्व एक शाश्वत बुद्धि वैभव है। ठीक है, हाँ। तो ये जो शाश्वत बुद्धि वैभव है, तो वो उस ब्राह्मणत्व को जाति और वर्ण श्रेष्ठता और यज्ञ वगैरह से निकाल के बाहर ला रहे हैं, और उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वैदिक ऋषियों से, उपनिषद के ऋषियों से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो ये बात आप देखें कि पूरा आंदोलन चल रहा था, क्योंकि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में बात लिखी कि विदेशी राज्य चाहे जितना अच्छा हो लेकिन वो स्वदेशी राज्य से अच्छा नहीं है। यह सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में है। दूसरी बात दयानंद ने यह कही कि हमारी पहचान अगर किसी चीज़ से हो सकती है तो हमारे वेद हैं, जहाँ से हमारी अस्मिता पहचानी जानी चाहिए। और आप ये देखें कि आर्य समाज का तीसरा नियम है, वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, इसका पढ़ना और पढ़ाना सब आर्यों का परम धर्म है। ये आर्य समाज का तीसरा नियम है। तो क्यों बार बार वो वेद की तरफ जा रहे हैं, जबकि जिस वातावरण में शिक्षित हुए थे वो वातावरण तो पुराणवाद का था, लेकिन पुराणों को उन्होंने कह दिया कि ये कपोल कल्पित हैं, गप्प हैं। प्रसाद ने नहीं, दयानंद जी ने कह दिया। तो मेरा ये कहना है कि ये बहस थी। और फिर उसमें आप आइए हिंद स्वराज में गांधी के, हिंद स्वराज 1909 में आ रहा है, 1910 में भारत भारती आ रही है, भारत भारती सवाल उठा रही हम कौन थे। और हिंद स्वराज में गांधी से पूछा जा रहा है कि आप तो कहते हैं कि आप किसी के विरोधी नहीं, किसी के दुश्मन नहीं हैं, तो अगर अंग्रेज भी यहाँ रह रहे हैं तो आपको आपत्ति क्या है? तो गांधी ने जो जवाब दिया है उसको हर जगह घर में टांग के रखना चाहिए। उन्होंने कहा मुझे अंग्रेजों से कोई परेशानी नहीं, बस उनको एक शर्त है मेरी, उन्हें अपनी अंग्रेजियत भूलनी होगी। ये जो अंग्रेजियत है और जो भारतीयता है, बस मामला यही अस्मिता का यही फंसा हुआ कि हम दिखने में भारतीय दिख रहे हैं लेकिन चेतना हमारी भारतीय नहीं है। इसी को प्रसाद कह रहे हैं स्वरूप विस्मृति। तो उस स्थिति में मैं कह रहा हूँ कि प्रसाद वो नाटक में भी कर रहे हैं। पहली बात, जैसे कि वो एक जगह वो कह रहे हैं कि हमारे युद्ध में और यवन लोगों के युद्ध में अंतर है। हमारे युद्ध में युद्ध होता रहता है और बगल में किसान हल चलाता रहता है, ये चंद्रगुप्त नाटक में है, लेकिन उनके यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है ना? तो मेरा ये कहना है प्रसाद बार बार उन आदर्शों और मर्यादाओं को सामने ला रहे हैं जो 200 सालों में हम विस्मित हो कर गए, और हमें ये अपदस्थ किया गया, माने रूट आउट किया गया जिससे कहते हैं। हाँ। जिसको फिर वो धर्मपाल ने कहा भारतीय चित्त मानस और काल वाली किताब में। हाँ, हाँ। क्योंकि उन्होंने सवाल उठा दिया कि यह 20वीं शताब्दी किसकी है? ये तो हमारी तो नहीं है, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट बदल दिए गए हैं।
तो मेरा ये कहना है प्रसाद इस मायने में अकेले नहीं थे, एक पूरा का पूरा युग ही था जो भारत की अस्मिता की तलाश कर रहा था। तो उसमें इसीलिए गोरा उपन्यास भी है जो रविन्द्रनाथ का, उसमें भी प्रकारांतर से सवाल उठाए गए हैं। तो मेरा ये कहना है कि प्रसाद ने अपने जमाने का जो पूरा मूल सवाल था अस्मिता वाला, उसको अपने लेखन के केंद्र में हमेशा रखा था। और जब तक वो उनका समूचा लेखन नहीं देखेंगे हम, तब तक ये पता नहीं लगेगा कि क्या है। जैसे वो उसी चंद्रगुप्त नाटक में कहते हैं, ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है, न किसी के दिए हुए अन्न पर पलता है, और फिर लिख रहे हैं वह स्वराज्य में विचरता है। तो ये जो स्वराज्य में विचरने की बात प्रसाद कर रहे हैं 1930-31 में, ये कैसे कर रहे हैं? और फिर उस स्वराज्य का अर्थ एक तो अस्मिता से जुड़ा हुआ है ही, आज़ादी की लड़ाई से भी जुड़ा हुआ, दोनों बातें कर रहे हैं प्रसाद। तो इसलिए कामायनी इन उनके तमाम इस जो माने चिंतन था माने फैला हुआ व्यापक, उसका जो केंद्रीय फोकस है उसको हम कामायनी मान सकते हैं। में आता है। अब आप देखिए कि गांधी जो है हिंद स्वराज में प्रकृति की बात कर रहे हैं, पर्यावरण की बात कर रहे हैं, और कामायनी का पहला सर्ग, चिंता सर्ग जो है वो प्रकृति और मनुष्य के रिश्तों पर टिका हुआ। और जिस भोगवादी सभ्यता की बात आज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लोग, और पश्चिम जो है ये ग्लोबलाइजेशन वगैरह जो है, वैश्वीकरण जो वगैरह है, ये सिवाय भोगवाद के और क्या है? क्योंकि जिसकी ज़रूरत आपको है वो तो आप इस्तेमाल करें, वो तो ठीक है। जिसकी ज़रूरत नहीं है, चूँकि बाजार कह रहा है इसलिए इस्तेमाल करें, तो ये तो बहुत विलक्षण बात है कि अब आप बाजार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। और जो लोग इस बात को नहीं समझते वो कैसे भारत की अस्मिता को समझेंगे? तो हमारे बाजार जो हैं वो हमारी बहुत आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए थे। क्योंकि आपके बचपन में भी आपने देखा होगा, मैंने तो देखा ही, हमारे गांव में बाजार कहीं कहीं सप्ताह में एक दिन लगता था, तो लोग चले जाते थे कुछ नमक लेने, तेल लेने या कपड़ा लेने, मिट्टी का तेल लेने। बाकी गांव परम स्वाधीन थे। तो ये जो हमारी स्वाधीनता गायब हुई, और वो स्वाधीनता केवल राजनीतिक स्वाधीनता नहीं थी, क्योंकि ये किशन पटनायक जो सांसद थे, मैंने बहुत पुराने ज़माने में, और लोहिया जी के शिष्य थे, तो उन्होंने लिखा है कि और लोग जो आज़ादी की बात करते थे और स्वाधीनता की बात करते थे, उनमें यह था कि अगर हमको राजनीतिक आज़ादी मिल गई तो आर्थिक और चेतना के स्तर की आज़ादी मिल जाएगी। गांधी इससे असहमत थे। और उन्होंने नाम लेकर किया है त्रिपाठी जी, उन्होंने पटेल का नाम लिया है, नेहरू का नाम लिया है, कि लोग सोचते थे कि नहीं पॉलिटिकली अगर हम आज़ाद हो गए तो हम अपनी समस्याओं, तो गांधी कहते थे नहीं, पॉलिटिकली आज़ाद होने का कोई मतलब नहीं होता जब तक आप चेतना के स्तर पर, सांस्कृतिक धरातल पर आज़ाद नहीं होते। प्रसाद भी यही बात कर रहे हैं। तो इसलिए जो अस्मिता के प्रश्न को समझना पड़ेगा, कई दृष्टियों से, कई माने कोणों से समझना पड़ेगा अस्मिता के सवाल को। क्योंकि अब आजकल तो अस्मिता में बहुत सारा, कुछ लोग जो आजकल जिनके हाथ में सत्ता राजनीति है, त्रिपाठी जी, वो तो ये कह रहे हैं कि सत्य की खोज कीजिए, लेकिन वो सत्य क्या है ये नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो उसमें तो भटकाव आएगा, क्योंकि जब आप सत्य बता देंगे उसी समय तय हो जाएगा कि अच्छा यही सत्य है, तो लोग स्वीकारेंगे या अस्वीकार करेंगे। इसलिए वो उस बात को गोपनीय रखना चाहते हैं, पुराने ब्राह्मणों की तरह, कि हमारे पास जो विद्या है हम तुमको इसलिए नहीं देंगे कि तुम हमारे बराबर हो जाओगे। तो ये जो है, ये इसमें स्वाधीनता कहाँ है? क्योंकि स्वाधीनता व्यक्ति की होगी तभी तो समूह की होगी। अगर व्यक्ति की स्वाधीनता नहीं होगी तो समूह की स्वाधीनता भी नहीं होगी। तो एक तो मेरा ये कहना था कि जिस अस्मिता की बात प्रसाद कर रहे हैं, जैसे कि प्रसाद ने ये बात भी की है कि भारत का जो मूल प्रस्थान है जीवन बोध का, वो आनंदवाद का है, जिसको वेदों और उपनिषदों से जोड़ते हैं। उसके बाद जो बुद्ध आए और महावीर आए, तो इन्होंने ये स्थापना दी कि ये दुनिया जो है इसके केंद्र में दुख है। तो प्रसाद ने उस दुख से अपने को नहीं जोड़ा। उन्होंने ये साफ साफ कह दिया प्रसाद ने कि ये दोनों विहार और विहार धर्मी धर्म तो हो सकते हैं,
लेकिन ये जीवन धर्मी धर्म नहीं हो सकते। ये भी उन्होंने कहा। अगर आपको जीवन जीना है तो चाहे आप अब भी देख लें कि बौद्धों का और जो जैनियों का है, कुल मिला के वो भी उसी में आ गए हैं, आश्रम धर्म में। तो प्रसाद ठीक कह रहे थे, क्योंकि व्यावहारिक धरातल पर भी, जिसको हमारे गुरुजी कहते हैं कि वो यथार्थवादी थे, क्योंकि व्यावहारिक धरातल पर हमको देखना पड़ेगा कि आप सिद्धांत चाहे जितना बघारें ऊंचा, लेकिन कुल मिला के आप जो जीना चाहते हैं वो जीने का जो सौंदर्य है और उसकी जो पहचान है वो कैसे बनेगी, निर्धारित होगी। तो इसलिए प्रसाद इतना कह के छोड़ देते हैं कि एक तो यह है कि मनुष्य जो जन्म लेता है वो जन्म उसका आनंद की तलाश में होता है। कोई व्यक्ति पैदा होने के बाद कभी भी दुख नहीं खोजना चाहता, इसलिए उसका मूल स्वभाव जो है आनंद की तलाश, आनंद की प्राप्ति है। उपनिषद यही कहते हाँ, उपनिषद से ही ले रहे हैं वो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रसाद जहाँ जहाँ जा रहे थे, बल्कि पता नहीं क्यों लोग बुरा मान जाते हैं, लेकिन वहाँ वहाँ तो निराला भी नहीं पहुँच पा रहे थे। हाँ, सही बात। तो मेरा इसलिए तो भारत जो प्रसाद की अस्मिता, भारत की अस्मिता की खोज थी प्रसाद की, वो बड़ी विलक्षण थी। आपने कहा कि कामायनी एक नए ढंग का महाकाव्य है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जितने नाटक लिखे उनको देख जाइए। वो तो संस्कृत के नाटकों की परंपरा का पूरा पालन ही नहीं करते, सूत्रधार नहीं है, नांदी पाठ नहीं है उसमें। कामायनी तो उन्होंने जो है, जो अनावश्यक था उसको हटा दिया, जिसको उन्होंने अपने जमाने के लिए, क्योंकि उनका नाटक माने पहले ही अंक और पहले दृश्य से शुरू हो जाता है बगैर किसी पूजा पाठ के। और कामायनी की शुरुआत वो हाथ से करते हैं, अंतिम वर्णमाला के अंतिम अक्षर से। हाँ, जिस पर कई वो रसाल जी थे वो कहा करते थे अशुभ है। हाँ, अशुभ है, नगण आ गया है। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि प्रसाद जी, या तो हम मान लें कि प्रसाद जी को भारतीय परंपराओं का कोई ज्ञान नहीं था, और या तो हम मान लें कि भारतीय परंपराओं में जो फिजूल की चीज़ें थी उन्हें वो अस्वीकार कर रहे थे, हटाने की कोशिश कर रहे थे। ये उन्होंने नाटकों में भी किया और कामायनी में तो किया ही। तो मेरा ये कहना है कि प्रसाद की कामायनी पर आने के पहले प्रसाद के इस मनोभूमि को समझना बहुत जरूरी है। तो कामायनी में भी हुआ है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि प्रसाद की जो चिंता थी कि एक तो प्रकृति और मनुष्य के बीच में संबंध क्या होना चाहिए, दूसरा मनुष्य और मनुष्य के बीच में क्या संबंध होना चाहिए, तीसरे स्त्री और पुरुष के बीच में क्या संबंध होना चाहिए, और चौथे ये जो शेष प्राणी हैं उनका और मनुष्य से क्या रिश्ता होना चाहिए। प्रसाद इस तरह से चलते हैं, ठीक है ना। तो उस स्थिति में हमको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि कक्षा में तो प्रायः विद्यार्थियों की स्थिति भी ऐसी नहीं रहती कि इन सब बातों को समझने के लायक हों, उनकी तैयारी इतनी नहीं रहती। तो अगर कोई अध्यापक कहना भी चाहे तो नहीं कह सकता। लेकिन प्रसाद को समझने के लिए ये सब बातें कहना जरूरी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कामायनी को भी उन्होंने इसी रूप में लिया। अब सवाल ये है कि प्रसाद वहाँ भी एक सवाल उठाते हैं उसकी भूमिका में, आमुख में। वो कहते हैं कि ये ठीक है कि हमारा जाति इतिहास टूट टाट सा गया है, लेकिन फिर भी वो टूटी बिखरी स्मृतियाँ हमारी चेतना में रहती हैं। और वो ये भी बात कहते हैं कि यही वस्तुतः हमारा इतिहास है। इसीलिए वो शतपथ ब्राह्मण के पास जाते हैं, ठीक है ना। वो ये कहते हैं कि चेतना नहीं मरती, तो चेतना नहीं मरती तो हमारी स्मृति में धीरे 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 क्षीण रूप में ही रहे लेकिन रहती है, और वो चेतना ही हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। इसलिए वो शतपथ ब्राह्मण के पास गए। और आप ये देखें कि मैथिली शरण गुप्त ने साकेत लिखा, वो रामचरितमानस के आगे वाल्मीकि तक भी नहीं जा पाए, राष्ट्र कवि हो गए। केवल अगर भारत भारती उन्होंने न लिखी होती तो उनको राष्ट्र कवि नहीं कहा जाता। लेकिन ये है कि उनकी चेतना का जो धरातल था वो पुराण से आगे जा ही नहीं पा रहा था। प्रसाद की चेतना का धरातल जो है सीधे सीधे उपनिषद से कनेक्ट हो रहा था, वेद से कनेक्ट हो रहा था। तो दोनों कवियों की चेतना में कितना फर्क है, इसलिए ये भी सवाल उठेगा कि असली राष्ट्र कवि कौन है। हाँ, ये तो बड़ी बात आपने। पॉलिटिकली वो राष्ट्र कवि हो सकते हैं, लेकिन कल्चरली राष्ट्र कवि तो प्रसाद हैं। ठीक है ना।
सही बात। क्योंकि अगर आंदोलन नहीं हुआ तो होता आज़ादी का, राष्ट्रीय आंदोलन नहीं हुआ होता तो मैथिली शरण गुप्त नहीं पैदा होते। ठीक है। लेकिन चूंकि हम हजारों साल से दूसरों के शासन काल में रह रहे थे और चूंकि अंग्रेजों ने हमको बता दिया था कि हमारे गुलाम बनकर तुम रह रहे हो तो तुम्हारी औकात क्या है, तो ये उनको बार बार कोंच रहा था और वो ये कोशिश कर रहे थे कि हम बताएं कि हमारी औकात चेतना के धरातल पर और बौद्धिक धरातल पर क्या है। क्योंकि दयानंद जब ईसाइयों पर हमला कर रहे थे, इस्लाम पर हमला कर रहे थे, तो वो भी उनकी सांस्कृतिक रणनीति का एक हिस्सा था। तो प्रसाद की साहित्यिक रणनीति का ये सब हिस्सा था। लेकिन प्रसाद की समझदारी ये थी कि दयानंद की तरह वो इस तरह की चीज़ों को एनवाइट नहीं करते थे। ठीक है। वो सीधे सीधे अपनी ज़मीन पर रह करके काम करना चाहते थे कि हमारी ज़मीन ये है जिसमें सबकी समाई है। जो गांधी कह रहे थे कि हमारे सत्याग्रह में, अहिंसा में सबकी समाई है, प्रसाद भी ये कह रहे थे कि अरुण यहाँ मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अब ये अनजान क्षितिज को सहारा देने वाली बात है, गांधी के हिंद स्वराज से कहीं न कहीं जाके मिलती है। ठीक है। तो उस स्थिति में मैंने आपसे कहा कि ये जो है इसको समझना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि प्रसाद जो है वो मनुष्य के भीतर की जो प्रक्रिया है, जिसको शायद आपने ध्यान दिया हो कि चिंतामणि भाग 1 के निबंधों के शीर्षक और कामायनी के सर्गों के शीर्षक मिलते जुलते हैं। हाँ, चिंता है, आशा है, ठीक है ना, लज्जा है, वासना है, श्रद्धा है, ये सब आप देख लीजिए कामायनी के। और शुक्ल जी के निबंधों को देख लीजिए, क्रोध, श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीत, क्रोध, उत्साह, करुणा, ठीक है ना। ठीक है। तो उससे पता लग जाएगा कि दोनों क्या कर रहे हैं। और दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत रेस्पेक्टेबल हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से असहमत भी हैं बहुत सारी बातों पर। और शुक्ल जी को वो बगैर नाम लिए हर जगह घेरते हैं, और शुक्ल जी भी बगैर नाम लिए उनको पूरे रहस्यवाद में घेरते हैं। हाँ, घेरते हैं, वो तो सही बात। जैसे शुक्ल जी का कहना है ये रहस्यवाद जो है पश्चिम से आया हुआ है, सूफियों से आया हुआ है, और वो कह देते हैं कि इन सब बातों को तर्क देने का मतलब है जैसे कह देना कि ऋग्वेद मेसोपोटामिया में मिला हुआ है, ऐसा वाक्य लिख देते हैं प्रसाद जी। तो प्रसाद जी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि सूफी जो हुए, या वो जो अनल हक कहने वाला था, वो बहुत बड़ा सूफी जो कश्मीर मंसूर, वो अनल हक यहाँ से लेके गया है, उसको दिनकर जी ने भी लिखा है, अहम ब्रह्मास्मि और अनल हक एक ही है। तो मेरा ये कहना है, प्रसाद जी का कहना है कि उनके यहाँ कहाँ रहस्यवाद था, ये तो हमारे यहाँ अगर वो ना आए होते तो लेके ही नहीं जाते। ठीक है। और जिसके कारण इस्लाम ने उसका वध किया। तो मेरा ये कहना है कि इस मायने में अब मुझे समझ में आता है कि क्यों ऋषि को कवि कह दिया जाता है और आलोचक को नहीं कहा जाता, क्योंकि उसकी जो अंतर्दृष्टि है और उसकी जो चेतना की ताकत है उसको आलोचक पढ़ ले और व्याख्यायित कर दे, यही उसका बहुत बड़ा काम है। अन्यथा तो पकड़ ही नहीं पाते। आलोचकों की हैसियत क्या है कवियों के सामने। तो इसलिए मेरा यह कहना है कि जिस कामायनी के बारे में आपने सवाल उठाया, वो इन सारे सवालों को उठाए हुए चलती है। इसलिए कामायनी को, अब सवाल यह है कि कामायनी में और क्या बातें कही गई हैं। तो जैसे कि हमेशा ये बहस छिड़ी रहती है कि धर्म में और विज्ञान में कौन किस पोजीशन में है, किसकी वरीयता रखी जाए, ठीक है ना। प्रसाद ने उसको ईड़ा और श्रद्धा के माध्यम से पकड़ा। ईड़ा जो है हृदय प्रदेश है, श्रद्धा बुद्धि प्रदेश है। बुद्धि की ईड़ा बुद्धि हृदय प्रदेश है और ईड़ा बुद्धि प्रदेश है। तो ये जो बुद्धि है और हृदय है, इसमें क्या आखिर कैसे समरसता लाई जाए। तो उन्होंने कहा कि हृदय से हीन जो बुद्धि है वो कहीं न कहीं हिंसा और राक्षसत्व की ओर बढ़ती है। इसलिए बुद्धि हो और उसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि एक बार मेरे गुरुजी ने वहीं सागर में जब वाइस चांसलर नहीं हुए थे तो उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार बात कही थी। हमने अपने शोध काल में एक शोध परिषद स्थापित की थी जिसमें उन्होंने कहा था ईड़ा परिषद। अच्छा। तो मुझे बड़ा लगा कि ये ईड़ा नाम क्यों ले रहे हैं।
तो मुझे वो नाम अव्वल तो ध्वनि में ही अच्छा नहीं लगा। हाँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा वो अपने विद्यार्थियों को तुम नहीं कहते थे, तो आप कहते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं कि श्रद्धा और मनु के पुत्र का हाथ किसके हाथ में दिया गया है? इड़ा के हाथ में। प्रसाद जो हैं बुद्ध विरोधी नहीं थे, आती हुई सभ्यता के सच्चाई को और उसके यथार्थ को समझ रहे थे, लेकिन फिर भी वो कह रहे थे कि श्रद्धा का पुत्र अगर ईड़ा के पास रहेगा तो ईड़ा जो है उसका पथ ठीक रहेगा। ये उन्होंने व्याख्या की मुझे। हाँ, ठीक है ना। तो वो ये कह रहे थे कि प्रसाद, और शुक्ल जी का भी जवाब दे रहे थे वो, जिसमें क्योंकि शुक्ल जी ने कह दिया था ना कि रस पगी रही पाई न बुद्धि। तो मेरा ये कहना है कि प्रसाद जी की दृष्टि जो थी वहाँ काम कर रही थी कि धर्म और विज्ञान में, जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी के जो नरसंहार हुआ वो इसलिए हुआ कि बुद्धि तो थी लेकिन हृदय नहीं था, और जिसके कारण आइंस्टीन जो है असंतुलित सा हो उठा था कि मैंने क्या कर दिया, मेरी बुद्धि तो काम कर पाई लेकिन जिनके हाथ में औजार थे वो तो बिल्कुल राक्षस निकले। तो उस स्थिति में कामायनी को जब इन सारे सवालों के संदर्भ में त्रिपाठी जी हम देखेंगे तो हमको लगेगा कामायनी क्या चीज़ है। हाँ, ठीक है। तो एक तो ये बात मुझे कहनी थी जी कि कामायनी जो है वो बहुत सारे सवालों को उठाती है कि मनुष्य जो कुछ बाहर है वो तो बहुत कम है, 1/4 है, भीतर वो 3/4 है। बात सही। तो इसलिए प्रसाद उस भीतर की भी तलाश कर रहे हैं और बाहर की तलाश तो कर ही रहे हैं। बाहर समाज है, भीतर व्यक्तिमन है। तो ये व्यक्तिमन और समाज में क्या रिश्ता हो और क्या उसमें संगतियां पैदा हो सकती हैं, तब वो कहते हैं कि भाई संगति पैदा होनी चाहिए जिसको समरसता करें, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। ये उनकी सबसे बड़ी चिंता है, वो सामरस्य की है और वो सामरस्य ही आनंद की ओर ले जाएगा, अन्यथा वो दुख की ओर ले जाएगा। ये माने उनका जो वैचारिक धरातल है। तो अब इसको हमारे मार्क्सवादी मित्र कहते हैं कि ये रहस्यवाद है या अध्यात्मवाद है, और मुक्तिबोध की सारी परेशानी इतनी है। मुक्तिबोध की परेशानी ये है कि उन्होंने पहली बात एक बहुत ही अवैज्ञानिक ढंग से प्रसाद के साथ काम किया। अवैज्ञानिक ढंग से इसलिए कि उन्होंने पहले ही अपने सब निष्कर्ष निकाल लिए कि ऐसा काव्य होना चाहिए और श्रेष्ठ काव्य ही हो सकता है, और सभ्यता एकमात्र एक ही है जो साम्यवादी सभ्यता है। मुक्तिबोध पहले ये निष्कर्ष निकाल के फिर कामायनी के पास जाते हैं। मुक्तिबोध की आलोचना करने में मेरी मुख्य आपत्ति यही है कि मुक्तिबोध ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो कामायनी के रास्ते से निकल कर जाके कोई निष्कर्ष नहीं लेते, बल्कि अपने निष्कर्ष ले करके और फिर वो कामायनी के पास आते हैं उसका वध करने के लिए। उनके तर्क में बहुत ताकत है, लेकिन सवाल है उनके प्रस्थान से मैं सहमत नहीं हूँ। क्योंकि आप जब किसी लेखक, और ये मुक्तिबोध खुद कह रहे हैं कि ये चंडत्व है, माने कामायनी पुनर्विचार में इसको कहा है कि कवि को पहले उसकी निगाह से, उसकी दृष्टि से देखना चाहिए, और अगर कोई आलोचक अपनी निगाह लेके जाता है और उसके माने संसार, उसकी चेतना को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, तो ये सिर्फ अपने को थोपना है और ये चंडत्व है। तो उन्होंने तो यही किया। हाँ, तो इसको मैंने लिख भी दिया, तो बहुत लोगों को, हमारे हिंदी वालों को बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि मुक्तिबोध जैसे देवता के बारे में हमने ऐसा कैसे लिख दिया। तो मेरा ये कहना है कि मुक्तिबोध की एक गलती तो ये थी। दूसरी ये कि मुक्तिबोध बार बार जिस सभ्यता की बात कर रहे हैं वो सभ्यता का हस्र हम लोगों ने 90 के आसपास देख लिया। आखिर क्या कारण है कि चीन जो एकदम सबसे बड़ा व्यवसायी देश हो गया, पूंजीपति देश हो गया, और दूसरे रूस जो है वो बिखर गया। अगर ये सभ्यता इतनी अच्छी थी जिसमें साफ साफ हो गया कि पार्टी ही देश हो गई थी रूस में, और इसीलिए वो खत्म हुआ।
तो व्यावहारिक धरातल पर अगर कोई सिद्धांत काम नहीं करता मनुष्य के, तो फिर उस सिद्धांत का मतलब क्या रहा, कि उसका मीनिंग क्या हुआ, अर्थ क्या हुआ। तो ये भी एक बात है जो मुक्तिबोध के बारे में मैं कह सकता हूँ, मैंने लिख भी दिया है, काम इस किताब में है। अच्छा, ठीक है। मैंने एक पूरा चैप्टर है मुक्तिबोध और अच्छा, मैंने कामायनी। ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि इस पर भी विचार करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मुक्तिबोध आंसू को भी रहस्यवादी कह रहे हैं, जबकि छायावाद के तमाम आलोचकों ने उसको शुद्ध प्रेम काव्य कहा है। तो मुक्तिबोध ने, अब इससे पता चलता है कि उनके मन में प्रसाद को लेके पूर्वाग्रह कैसे थे। फिर मुक्तिबोध को लेके, मुक्तिबोध प्रसाद को लेके एक और खास बात कहते हैं कि उनका आम जनता से कोई परिचय नहीं था। जो आदमी उपन्यास लिख रहा है, कंकाल, तितली, जो आदमी इतनी ढेर सारी कहानियां लिखता है, गुंडा जैसी कहानी, गुंडा, छोटा जादूगर, ममता, वो कह रहा है कि प्रसाद जी का कोई, जबकि उनके प्रसाद के जितने समकालीन वो लिख रहे हैं प्रसाद जी को हीरो जवाहरात से लेकर के कजरी और आल्हा तक की खबर थी। और वो जो मैथिली शरण गुप्त के साथ एक और कवि थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो बनारस गए थे, बहुत अच्छा गाते थे, काफ़ी बड़ा नाम है वो, तो गा रहे थे तो वो भूल गए लोकगीत, तो प्रसाद ने उसकी पंक्ति जोड़ी कि उसमें ये है। तो लोग चमत्कृत हो गए कि इनको लोकगीतों का इतना क्यों गान है, क्योंकि प्रसाद जी अगर कहीं लोकगीत हो रहा रात में 12 बजे तो पैदल चले जाते थे। और ये मेरे गुरुजी ने लिखा है कि वो साथ लेकर के चले जाते थे कि चलिए वहाँ कजरी हो रही सुनेंगे। तो ये प्रसाद जी का धरातल था। प्रसाद जी कोई हवाई आदमी नहीं थे जिस तरह से उनको कहा जाता है, और प्रसाद जी ही थे जिन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को अपने तंबाकू के कारखाने में इसलिए छिपाया था कि पुलिस उनको पकड़ न पाए। और ये उनकी किताब में है लिखा हुआ, संस्मरणों, पहले लेख में लिखा हुआ है, और इसको मैंने अपनी किताब में 2 बार कोट किया है कि जिस आदमी का कारोबार अंतर्राष्ट्रीय था, 1 मिनट में सारा कारोबार चौपट हो सकता था, उसका कलेजा देखिए क्या था कि चौपट हो जाए तो चौपट हो जाए, लेकिन मैं चंद्रशेखर आज़ाद को छिपाऊंगा। एक तरफ वो चंद्रशेखर आज़ाद को छिपाने का काम करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और दूसरी तरफ वो गांधी और नेहरू के साथ बैठ करके नेहरू की मीटिंग में शामिल होते हैं। मैंने ये सवाल भी उठाया है कि वस्तुतः प्रसाद ऐसा कैसे कर रहे हैं, क्या वो तय नहीं कर पा रहे हैं मैं किधर जाऊं? लेकिन कामायनी को देखते हुए साफ लग रहा है कि हिंसा को अनिवार्य नहीं मानते, अंततः वो अहिंसा पर आते हैं और वो कहते हैं अहिंसा ही सत्य है, हिंसा सत्य नहीं। तो ये कामायनी का जो वैचारिक पक्ष है, जिसके कारण कामायनी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब ये दुर्भाग्य है कि हम हिंदी के लोग उसको नहीं समझ पाते, तरह से समझ उसकी लेकिन पैदा वो नहीं हुई कवि है। का भी दुर्भाग्य है और हिंदी समाज का भी दुर्भाग्य है। अगर कामायनी किसी तरह इसको भी कोई WB ईट्स की तरह कोई व्यक्ति मिल गया होता, जैसा कि रविन्द्रनाथ की गीतांजलि को मिला, और मैं तो अब भी कहता हूँ, हालांकि मेरी हिम्मत नहीं है कि गीतांजलि का कंटेंट और कामायनी के कंटेंट को कहीं न कहीं तुलनात्मक आधार पर देखा जाए। इससे पता लग जाएगा कि दोनों पोएट कहाँ हैं। हाँ, ठीक है। और प्रसाद इससे बहुत साफ पता लग जाएगा। हाँ, तो मेरा ये कहना है त्रिपाठी जी कि यह सब मुद्दे हैं जो आज आपसे बात करते हुए हो सकता है आपके ही प्रताप से आ रहे हों। नहीं, ये मैंने आपका सोचा हुआ, बहुत तो अच्छा। मैंने ये सब मतलब उस किताब में कुछ तो आया ही है। जी। अब आपने बहुत एक टेक्निकल सवाल उठाया है कामायनी के महाकाव्यत्व को लेकर के। आप ये देखें कि रामायण जैसा है वैसा महाभारत नहीं है। हाँ, ठीक है। माने जो आदि प्रस्थान है दो, उन दोनों का स्वरूप भिन्न है। हाँ, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर यूं देखें तो रामायण भी अंततः विषाद में चला जाता है और महाभारत तो विषाद में है ही। हाँ, तो आनंदवाद जो अपना कह रहे हैं, ये दोनों जो महाकाव्य हैं, क्योंकि वहाँ सीता का भूमि प्रवेश देख लीजिए, प्रवेश हो जाता है, और राम का सरजू में जाके विसर्जन है। तो ये क्या है? हमारा नायक ही जा करके अगर मैं प्रगतिशीलों की भाषा में कहूँ तो आत्महत्या करता है जल में डूबकर। और हमारे जो नायक लोग हैं महाभारत के, वो बर्फ में जाके गल जाते हैं हिमालय में। ठीक है ना?
ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि इस पर भी विचार होना चाहिए कि ये क्या है। कहीं ये अघोषित या अनजाने में ही जो हमारी ट्रेजिक परिणतियां हैं उनको बताने की कोशिश की जा रही है। इस मायने में कामायनी बिल्कुल डिफरेंट जाता है। वो प्रलय से शुरू होता है और आनंद की तरफ चला जाता है। आप ये देखिए जरा, कामायनी का डिपार्चर देखिए और उसकी पहुंच है कहाँ पर। ठीक बात है। तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो भारत की चेतना को और अस्मिता को समझने की कोशिश कैसे प्रसाद कर रहे हैं। और प्रसाद किसी भी संघर्ष को नकारते नहीं, किसी में भी मुठभेड़ को नकारते नहीं, आसुरी प्रवृत्तियों को नकारते नहीं, और स्त्री पुरुष के रिश्तों को नकारते नहीं, भोग को नकारते नहीं, लेकिन बार बार भोग को स्वीकार करते हुए भूमा की बात करते हैं कि ये ठीक है कि गृहस्थ है, ब्रह्मचर्य है, चलो वैराग्य वो वानप्रस्थ भी मान लेते हैं, लेकिन अंततः संन्यास भी है। प्रसाद जो है बहुत ही रीजनेबल ढंग से रीजनिंग के साथ जाते हैं पूरी भारतीय परंपरा को लेके, इसलिए अस्मिता वहाँ भी दिखती है। हालांकि महाभारत में भी लोग चले ही जाते हैं, वन प्रस्थान करते हैं, लेकिन राम तो बेचारे वन से लौट के आते हैं ना। और वन से लौट के आने वाले राम बहुत कमजोर और आलोचनाओं से घिरे हुए राम हैं। तो मेरा ये कहना है कि प्रसाद ने बहुत ही माने तर्कपूर्ण ढंग से जो हमारे जीवन की पद्धतियाँ कल्पित की गई थी, सोची गई थी, संकल्पित की गई थी, उनको बिल्कुल चरितार्थ करने की कोशिश कामायनी में की है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि अगर हमारी भारतीय चेतना और परंपरा के नज़दीक कोई भी भारत में ग्रंथ है तो सबसे पहले वो कामायनी है। हालांकि ये छोटे मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन आप देखिएगा, मैंने तो कह दिया। अच्छा, ठीक है। तो अब दूसरी बात यह है कि यहाँ जो महाकाव्य हुए हैं उनमें जो महाकाव्यों का जो स्वरूप विमर्श है उसमें आप देखते हैं कि 8 सर्ग जरूरी हैं। ठीक है। लेकिन 8 सर्ग तो रामचरितमानस में नहीं है। हाँ, वहीं टूट दिया तुलसीदास ने। दूसरी बात, भले ही वो सूफी काव्य हो जायसी का, लेकिन पद्मावत भी हिंदी का ही तो काव्य है। विचार के कारण या दर्शन के कारण वो विदेशी नहीं माना जाएगा, क्योंकि कुल मिला के वो हमारे जीवन की कथा कहता है। भारतीय भूमि पर है, क्योंकि उसकी मूल चेतना जो है भारतीय भूमि है। तो इसलिए मेरा ये कहना, माने अगर यूं भी माने तो सूफीवाद जो है वो भारतीय सूफीवाद है। ठीक है ना। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि जो परंपरावादी महाकाव्य हैं और जो विकसनशील महाकाव्य हैं, कामायनी जो है परंपरावादी महाकाव्य नहीं, वो विकसनशील महाकाव्य है। वो निरंतर विकसित होता है, अपने फॉर्म को इन्वेंट करता है, अपने रूप को आविष्कृत करता है नए ढंग से। ठीक है। और आविष्कृत करते हुए वो आगे चलता है। तो ये कामायनी की दूसरी विशेषता है जो कामायनी को देख करके हम मान सकते हैं। जैसे कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिख दिया कि शास्त्रीय आधार पर ये तो एकांगिक महाकाव्य है, क्योंकि इसमें चारों पुरुषार्थ जैसे पुरुषार्थ नहीं दिखते। लेकिन अब कैसे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जैसे पंडित को, विद्वान को कौन कहे कि कामायनी मृत्यु से, महामृत्यु से शुरू होती और जीवन के पास चली जाती है, गृहस्थ में जाती है, और गृहस्थ के जितने क्रियाकलाप हैं उनका वर्णन करती है। उसमें यज्ञ भी करते हैं, यज्ञ का विरोध भी हो रहा है, हत्या भी करते हैं, शिकार भी करते हैं। आदिम जीवन जो है जिस तरह से शिकारी रहा है, सबकी चर्चा है कामायनी में। और फिर एक बहस निरंतर प्रसाद चलाते रहते हैं श्रद्धा और मनु के जीवन दृष्टि में। माने ऐसा भी नहीं प्रसाद ने मान लिया कि यही करना है और करते नहीं, वो हमेशा प्रत्येक कदम पर वो विवाद करते चलते हैं कि हिंसा ठीक है कि नहीं, जीवन का कौन सा तरीका ठीक है कि नहीं। तो ये जो है, ये जो उसकी समृद्धि है उस महाकाव्य की, वो इस लेवल पर आता है। और वो पहले से कोई निष्कर्ष देते हुए नहीं चलते। जैसे तुलसीदास लिखते हुए पहले ही निष्कर्ष दे देते हैं, भय प्रगट कृपाला। हाँ, वो ठीक है। ठीक है ना। उस तरह से। और प्रसाद जो है कामायनी में देववंश के व्यक्ति को सीधे सीधे मानवीय धरातल पर ला के चित्रित करते हैं। तो तुलसी की दृष्टि में
जीवन को समझने की कोशिश और प्रसाद की दृष्टि में जीवन को समझने की कोशिश में बहुत अंतर है। वो मनुष्य को देवोपम बना देते हैं, अवतारी बना देते हैं, यहाँ देवता को मनुष्य के लेवल पर लाते हैं। और फिर एक दूसरी महिला, ये भी ध्यान देने की बात है कि कामायनी में मनु और श्रद्धा दोनों के रिश्ते बहुत तनावपूर्ण हैं। मनु भाग भी जाते हैं, लेकिन मनु कहीं श्रद्धा के चरित्र पर संदेह नहीं करते कि इतने दिन तक ये अकेली रही तो कैसे रही होगी। ये आपने अच्छा कहा, ठीक है। कहीं नहीं करते, बल्कि वो स्वयं को ही अपराधी के रूप में मंजूर करते हैं। तो वो जो हमारा उस जमाने का 20वीं शताब्दी की स्त्री चेतना थी, जिसमें राजा राम मोहन राय से लेकर दयानंद, विधवा विवाह, और ये कहना कि स्त्री को केंद्र में रख करके भारतीय समाज को सोचना चाहिए, क्योंकि वो पढ़ लिख लेगी, शिक्षित होगी तो पूरा परिवार हो जाएगा, इसलिए स्कूल की कोई ज़रूरत नहीं। प्रसाद वहाँ से चल रहे थे। उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि नारी तुम केवल अबला हो, नारी तुम केवल अबला, नारी श्रद्धा हो, ये नहीं, वो उन्होंने कहा अबला जीवन हाय तुम्हारी, यही कहानी। आंचल में है दूध और आंखों में पानी। और प्रसाद कह रहे हैं कि अब वो नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नक पक्तल में। अब जरा वो दुर्गा की स्तुति याद कर लीजिए, ठीक है। शक्ति रूपेण संस्था, शक्ति रूपेण संस्था। और प्रसाद क्या कह रहे हैं, वही प्रसाद भी बात कर रहे हैं। तो प्रसाद जो है वहां से भी ले लेते हैं जहां जरूरत है कि असल में भारतीय दृष्टि कौन सी है, उसको दासी के रूप में देखने में, या उसको स्वामिनी के रूप में देखने में, या प्रसाद दोनों से हट करके तीसरी बात कह रहे हैं कि जीवन में माने एक रजत मार्ग है स्त्री का संपर्क। अगर जीवन हिमालय की तरह है तो उससे पैदा होने वाली जो धारा है वो स्त्री है। तो इसलिए जिस तरह से उसको गरिमा में बनाते हैं प्रसाद, तो ये भी हमको देखना चाहिए कि अंततः वो महाकाव्य में कर क्या रहे हैं। एक और बात जो प्रसाद को लेकर कही जा सकती है कि मनु को जो कुछ भी अंततः प्राप्त होता है आनंद, उसके गाइडिंग फोर्स के रूप में भी स्त्री है, श्रद्धा ही है। आप महाभारत में देखिए सारी शक्ति कृष्ण के हाथ में है, और यहाँ तो राम के हाथ में है ये। और कामायनी में सारी शक्ति जो है वो भारतीय स्त्री के हाथ में। और जो चित्रण उन्होंने इड़ा का किया है, बिखरी अलके जो तर्क जाल, वहीं से साफ हो जाता है कि केवल श्रद्धा एकमात्र भारत की स्त्री नहीं है, जिसको बाद में हम इंदिरा गांधी में अवतरित होते देखते हैं। कि इंदिरा गांधी की कैबिनेट के बारे में लिखा गया कि शी वाज द ओनली ही, अकेली वो मर्द थी, बाकी 40 जो कैबिनेट थे वो तो औरतें थे। तो प्रसाद इन सारे भविष्य को समझ चुके थे। तो इसलिए कामायनी कोई साधारण कृति नहीं है, हमारी दृष्टि को उसके भूमि पर लाने में और हमारी दृष्टि को उसके शीर्ष तक पर ले जाने में। तो ये जो आपने सवाल उठाए थे महाकाव्य वाला, उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसमें संघर्ष भी है और जीवन के जितने भोग पक्ष हैं वो भी हैं, लेकिन उपनिषद जो कहता है तेन त्यक्तेन भुंजी था, ठीक है, जितना भोगना है भोगो, लेकिन भोगने की एक सीमा और मर्यादा तुम तय करो। प्रसाद भोगने का विरोध नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं कि अति किसी भी चीज की वर्जित है, इसलिए तुम भोगो, गले गले तक भोगो, लेकिन कमल की तरह उससे ऊपर रहो। बहुत अच्छा, ठीक है, ये भी उपनिषद ही है। तो मेरा ये कहना है कि जब इन सारी बातों को लेकर के हम प्रसाद पर विचार करेंगे तो प्रसाद की कोई एक इमेज त्रिपाठी जी बन पाएगी। अब आप जैसे पंडित के सामने मैं क्या कहूँ, आपने बहुत ही बक रहा हूँ मैं जुनून में क्या क्या, कुछ न समझे कोई, खुदा करे कोई। महत्वपूर्ण सूत्र आपने प्रसाद को समझने के लिए दिए। और कामायनी अपने समय से आगे की कृति है, यह भी हमको ऐसा लगता है। और भारतीय अस्मिता, भारतीय परंपराओं के बोध के लिए और चेतना का इतिहास, वो स्वयं कहते हैं कामायनी में, हाँ, अखिल मनुष्य की चेतना का इतिहास
उसकी दृष्टि से चेतना का सुंदर इतिहास, सुंदर अखिल इतिहास, मानव हाँ। भावों का सत्य। और जो स्वराज्य है हमारा भारतीय मानस का, उस तक पहुंचने के लिए कामायनी सूत्र हमको देती है। तो ये बहुत ही अच्छी चर्चा हुई और हर कालजयी कृति निरंतर प्रासंगिक होती जाती है अपने समय में। तो कामायनी को लेकर के आपने जो सूत्र दिए हैं, हम समझते हैं कि कामायनी पर फिर से विचार होगा। जितनी समीक्षाएं उस पर अब तक हुई हैं, मुक्तिबोध की समीक्षा के बारे में आपने बहुत ही सटीक ढंग से चर्चा की है, लेकिन कामायनी निरंतर अपने आप को नए आलोक में प्रकट करती रहेगी। यह इतनी महत्वपूर्ण रचना है। इसके साथ ही हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम बहुत लाभान्वित हुए आपने जो नया प्रकाश इस कालजयी कृति पर डाला। बहुत बहुत धन्यवाद।